हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, लीगल एप्टीट्यूड में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5, एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कंपनीज के बारे में थोड़ी बहुत तो डिस्कशन कर रखी होगी या पढ़ रखा होगा कहीं पर। कंपनी का स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा। देखिए बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खासकर आप लोगों के लिए। क्यों बच्चों, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी करने जा रहे हैं, तो कंपनीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हैं। तो आज हम आपको कंपनी लॉ पढ़ाएंगे, डिटेल्ड में आप पढ़ेंगे। देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे करंटली जो एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और भी बेसिक बातें हमारे में बेसिक पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको अलग अलग कंपनीज, कितनी तरह की टाइप्स पढ़ाए जाएंगे, कंपनी रजिस्टर कैसे करते हैं, कंपनी की मीटिंग्स के बारे में, मतलब हर एक चीज बेसिक लेवल पे बताई जाएगी। जो इसका डिटेल्ड वर्जन है वो आपके CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे, आपके सेकंड लेवल पे आपको मिलेगा। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो पहला वर्ड मुझे जो जानना है वो मेरे लिए ये है कि कंपनी क्या होती है। आपने कहा हम एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ पढ़ेंगे, तो बच्चों पहले दिमाग में एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये कंपनी क्या होती है। देखिए, कंपनी के बड़े सारी डेफिनेशन आपने बिजनेस स्टडीज में कभी पढ़ी होंगी। कंपनीज बेसिकली होती क्या है। देखिए, हमारे एक्ट में तो कह रखा है, देखिए अब आप कहेंगे सर ऐसी भी डेफिनेशन होती है। देखिए, कंपनी मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ प्रीवियस लॉ। मतलब ये आपको कंपनी की डेफिनेशन दे नहीं रहा, ये कह रहा है कंपनी एक कंपनी होती है। वाह जी वाह, कंपनी एक कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे प्रीवियस, जैसे हमारे पास इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। मतलब इनके हिसाब से कंपनी वो कंपनी है जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है। मतलब until unless it is registered under Companies Act it doesn't become कंपनी। कंपनी बनाने के लिए बच्चों पहली बात जो आपकी समझ में आनी चाहिए, कंपनी बनाने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और लिखा गया इस एक्ट में, और एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ। एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ बच्चों इसलिए यूज किया गया क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि देखिए 2013 का एक्ट आ गया तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उससे पहले वाले एक्ट की कंपनीज खत्म हो जाएंगी, वो भी चलती रहेंगी। तो जो किसी भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो आज भी मानी जाएगी। मतलब बेसिकली प्राइमरी कंडीशन कंपनी बनाने के लिए इन्होंने क्या दी, प्राइमरी कंडीशन है रजिस्ट्रेशन। मतलब इंडिया में अनरजिस्टर्ड कंपनी नहीं होती, या तो आप इसको इनकॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं। मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड अनरजिस्टर्ड कंपनी। कंपनी अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकती। अगर कंपनी है तो वो रजिस्टर्ड है, और वो रजिस्टर्ड है तभी वो कंपनी है। किसी भी अनरजिस्टर्ड एंटिटी को कंपनी नहीं माना जा सकता। राइट। तो सर वो जो हम डेफिनेशन पढ़ते थे, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, बच्चे वो डेफिनेशन अलग अलग ऑथर्स ने कंपनीज की फीचर्स को ध्यान में रखकर बनाया है। कंपनीज एक्ट में वैसी कोई डेफिनेशन नहीं है। वो अलग अलग जो हमारे कंपनी लोग के एक्सपर्ट हुए, ऑथर्स हुए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और कंपनीज की फीचर्स के हिसाब से बच्चों वो डेफिनेशन निकाली। राइट, ये आपने नोट कर लिया। अब मैं उस डेफिनेशन पे लेके जाता हूं आपको जो आज तक आप
पढ़ते आए हैं। तो मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं जो आज तक आप पढ़ते आए हैं, लिखेंगे मेरे साथ आप। डेफिनेशन बेस्ड ऑन फीचर्स ऑफ कंपनी। वो डेफिनेशन जो कंपनी की फीचर्स पर बेस्ड है, लिखिएगा फिर डिस्कशन करेंगे। Company is an association registered under law having separate legal entity perpetual succession and a common seal। अब बच्चों कॉमन सील के साइड में हम लिखते हैं इफ एनी, बिकॉज राइट नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी। ये डेफिनेशन आज बच्चों आप पढ़ते आए हैं। एक एसोसिएशन है जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील एंड सम अदर फीचर्स ऑल्सो। इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी होती हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। देखिए मैं डेफिनेशन बच्चों नहीं पढ़ा रहा, क्या बात करो सर। यस बच्चों, मैं आपको फीचर्स समझाऊंगा। जब आपको फीचर्स समझ आ जाएंगी तो ऑलरेडी ये डेफिनेशन आपके दिमाग में आ चुकी होगी, तो आपको अलग से करने की आवश्यकता ही बच्चों नहीं पड़ेगी। राइट, तो बच्चों मैं आपको फीचर्स पढ़ाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान समझिए। उस पर केस लो भी हैं जो हम डिस्कस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। आज का मेन टॉपिक ही हमारा कंपनी की फीचर्स है। अगर आपको कंपनी की फीचर्स समझ आ गई बच्चों तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देखिए फीचर्स और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। एक कंपनी में क्या क्या फीचर्स होती हैं। पहला बच्चों इनकॉर्पोरेशन। मैंने अभी बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। Until unless there is a registration there is no company, तो there is no concept। बेसिकली आप लिख लीजिए there is nothing called अनरजिस्टर्ड कंपनी। जब आप कंपनी की बात करेंगे तो इसका मतलब ही क्या, वो रजिस्टर्ड है। दुनिया में या इंडिया में कहीं कोई ऐसी कंपनी नहीं होती जिसे आप अनरजिस्टर्ड बोल सकें। आप जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे, जो भी आपको कंपनी मिलेगी जो कहता है कि मैं कंपनी चला रहा हूं, इसका मतलब है कि उसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन के समय आप एक टॉपिक आएगा रजिस्ट्रेशन का, उसमें बच्चों आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। राइट, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट लिखना ऊपर, इंपॉर्टेंट, और इसी को समझना है आपने सबसे ज्यादा, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझते हैं आप। सेपरेट लीगल एंटिटी, कानून की नजर में कंपनी की अलग पहचान है, अलग आइडेंटिटी है। मतलब मेंबर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर वो सब अलग हैं और कंपनी अलग है। कहता है कंपनी हैज ए सेपरेट आइडेंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ।
कानून की नजर में बच्चों कंपनी की अपनी अलग पहचान है। कंपनी इज हैविंग ए सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है। कंपनी की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है। बात समझ रहे हैं? देखिए, चाहे वही डायरेक्टर, वही शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, मगर बात करते हैं कानून की। कानून की नजर में कंपनी अलग है। इवन यहां तक कहा गया the members and directors are not liable for the act of company। कहता है कंपनी के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए मेंबर या डायरेक्टर को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। बच्चों, कंपनी ने कोई काम किया है, ऑल्दो आप कहेंगे सर डायरेक्टर नहीं तो किया होगा, बट बच्चों वही बात है, एक्ट की बात हो रही है। कहता है अगर कंपनी ने कोई काम किया है तो कंपनी लाइबल है, उसके लिए डायरेक्टर लाइबल नहीं है। बात समझिए, कंपनी अलग है, डायरेक्टर अलग है। ऑल्दो डायरेक्टर काम कर रहे हैं, मगर डायरेक्टर किसके लिए काम कर रहे हैं? डायरेक्टर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, तो उस काम को पूरा करने की जिम्मेवारी किसकी है? डायरेक्टर्स की नहीं, कंपनी की। यस बच्चों, उस काम की जिम्मेवारी कंपनी की है, डायरेक्टर्स की नहीं है। डायरेक्टर और कंपनी अलग अलग है। डायरेक्टर अलग है, कंपनी अलग है। डायरेक्टर इज ए काइंड ऑफ एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। इवन एक शानदार लाइन है, ए पर्सन कांट बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी डेप्ट ऑफ कंपनी। कंपनी का कोई उधार है, उसके लिए किसी व्यक्ति को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता, even if he virtually hold the entire share capital। चाहे इनडायरेक्टली उसके पास सारे शेयर्स ही क्यों ना हो, मतलब कंपनी के सारे शेयर्स चाहे एक ही व्यक्ति के पास हो बच्चों, तब भी कंपनी को खुद लायबिलिटी अपनी लेनी पड़ेगी। कंपनी के लायबिलिटी के लिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ध्यान रखिए, चाहे एक व्यक्ति के पास कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स ही क्यों ना हो, कंपनी लायबल है, वो व्यक्ति लायबल नहीं है। एग्जांपल तो मान लीजिए, यहां तक आपने नोट कर लिया, एक बारी जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। मैं जूम करता हूं, आप नोट कर लीजिए जल्दी शुरू से, फिर मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, फिर आपकी बुक से इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट केस फ्लो है, वो केस फ्लो भी हम समझेंगे। देखिए जल्दी से बच्चों, जल्दी से कीजिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 99% शेयर लेट्स से मिस्टर राम के हैं, 1% शेयर
मिस्टर राम का ब्रदर है मिस्टर श्याम, उनके हैं, तो फैमिली मेंबर ने मिलकर एक कंपनी बना रखी, सिंपली ना। अब एबीसी लिमिटेड की लायबिलिटी हो गई लेट से 50 लाख। ये डेब्ट है या ये कह लो लोन है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो इससे लोन लिया है वो कहता है अगर कंपनी नहीं देगी तो मिस्टर राम देगा। क्यों मिस्टर राम देगा? कहता है मिस्टर राम ही है सब कुछ, मिस्टर राम के पास 99% शेयर है, तो इसका मतलब मिस्टर राम और कंपनी में कोई फर्क नहीं है। बात समझ रहे हैं? लेकिन कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, चाहे मिस्टर राम के पास सारे शेयर ही क्यों ना हो, मिस्टर राम अलग है, कंपनी अलग है, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है। मिस्टर राम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखूंगा दैट्स ओके, अगर मैं राम लिखूंगा दैट्स रॉन्ग। हमारा कंपनी एक्ट कहता है कि भैया एक व्यक्ति जो कि कंपनी का डायरेक्टर या शेयर होल्डर है उसको आप कंपनी के किसी भी कार्य के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। कंपनी कानूनन एक अलग पहचान रखती है, तो कंपनी के द्वारा लिए गए उधार के लिए कंपनी लायबल है, वो व्यक्ति लायबल नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे फ्रॉड भी तो किया जाता है। यस बच्चों, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगर फ्रॉड हो तो क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए आप समझिए कि राम अलग कंपनी अलग। कंपनी के लोन के लिए जिम्मेवारी कंपनी की है, मिस्टर राम की नहीं है, मिस्टर राम की नहीं है। इवन इसके ऊपर बहुत ही शानदार केस लो भी है जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, अभी जल्दी से नोट कर लीजिए, समझिए। चाहे एक व्यक्ति के पास किसी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर या ऑलमोस्ट 99% शेयर्स भी क्यों ना हो, उस व्यक्ति को आप कंपनी के किसी कार्य के लिए या कंपनी के किसी डेट के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। देखिए एक बार इसके बाद साथ साथ बुक निकालिएगा, देखिए एक बार एलिमेंट ऑफ कंपनी लो, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ए रजिस्टर्ड कंपनी इज रिगार्डेड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर एज इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स कैरिंग इट्स ओन नेम, अपने नाम पे चलती है, एंड ऑल्सो एक्ट अंडर सेम नेम, इट हैज ए सील ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी अलग पहचान है, सील हम पढ़ेंगे कॉमन सील। इस असेट्स आर सेपरेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ मेंबर, इवन ओपीसी भी, ओपीसी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। कह रहा है अलग पहचान है। केस हुआ बड़ा शानदार, देखिए आप केस देखेंगे हैरान हो जाएंगे। मैं इसका चार्ट बना दूंगा केस का, आप केस समझिए। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। देखिए बच्चों, सोलोमन एक व्यक्ति का नाम है, उनका एक बहुत अच्छा बिजनेस था, लेदर और बूट का, जूते की बनाने की काम था। उन्होंने एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बना ली, कंपनी का नाम रखा सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सोलोमन जो कि प्रोपराइटर था उसने कंपनी बना ली सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। और शेयर होल्डर देखो खुद, एक तो खुद शेयर होल्डर, एक उसकी वाइफ, एक उसकी लड़की और 4 बच्चे। सभी शेयर होल्डर को एक शेयर दिया गया और मेजॉरिटी ऑफ शेयर रखे गए सोलोमन के द्वारा। बात समझ रहे हैं? 1, 2 और 4, 6 शेयर को छोड़कर बाकी सारे शेयर किसके? सोलोमन के खुद के, यानी कि इंडायरेक्टली मालिक वही हो गया। अच्छा जी, उसने अपना बिजनेस कंपनी को बेच दिया डॉलर इतने पाउंड्स में, इतने जो करेंसी में, और कंपनी ने उसको शेयर इशू कर दिए। ठीक है जी, उसने कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब देखो प्रैक्टिकली सारा पैसा उसी का लगा, उसने अपनी प्रोप्राइटरशिप को कंपनी को बेच दिया। अब उसके बदले उसको क्या मिला? उसको 20,000 जो हैं शेयर्स मिले और 10,000 पाउंड्स मिले और 10,000 डिबेंचर मिले। 20,000 शेयर, 10,000 डिबेंचर, यानी कि वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, कंपनी का डिबेंचर होल्डर बन गया। आप +2 में अकाउंट्स पढ़ के आपको पता होगा, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर। उसने कंपनी के शेयर भी सब्सक्राइब कर लिए, उसने कंपनी के डिबेंचर भी सब्सक्राइब कर लिए और बैलेंस उसको कैश में दे दिया गया सिंपली। अब हुआ क्या? सोलोमन खुद एमडी था। एमडी का मतलब होता है बच्चों मैनेजिंग डायरेक्टर। उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर सोलोमन था और उसके सन्स जो थे वो अदर डायरेक्टर थे। आफ्टर 1 ईयर द कंपनी रैन इनटू फाइनेंशियल डिफिकल्टी, कंपनी लॉस में चली गई और डिबेंचर होल्डर ने रिसीवर अपॉइंट किया और लिक्विडेशन करवा दी। बच्चों, जब आप किसी का उधार नहीं चुकाते तो लिक्विडेशन करवा सकते हैं। अब डिबेंचर होल्डर ने लिक्विडेशन करवाई। अब देखिए, डिबेंचर होल्डर में सोलोमन खुद भी है क्योंकि उसके बाद 10,000 की क्या है? डिबेंचर।
असेट्स ऑफ कंपनी वर नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द सिक्योर्ड डिबेंचर, जो कि सोलोमन के पास थे, एंड नथिंग अनसिक्योर्ड के लिए बचा। सोलोमन खुद सिक्योर्ड डिबेंचर है, उसके पैसे नहीं देंगे तो बाकियों कैसे देते? तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने क्लेम किया कि कंपनी है ही नहीं, कंपनी वाज मेयर एजेंट ऑफ सोलोमन, एंड उनको उनके डेब्ट मिलने चाहिए डिबेंचर होल्डर से पहले। उन्होंने कहा कि डिबेंचर होल्डर कौन है? सोलोमन। कंपनी किसकी है? सोलोमन की। एमडी कौन है? सोलोमन। तो वो सिर्फ अपने आप को पैसे दे रहा है, उसको हटाओ। कंपनी और सोलोमन एक है, हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, हमारे पैसे दो। उन्होंने कहा सोलोमन ही प्राइमरी बेनिफिशियरी है और वही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है ऑल द डेब्ट्स के लिए। कहते हैं सबसे ज्यादा शेयर सोलोमन के पास, सारे डिबेंचर सोलोमन के पास, समझ रहे हैं? सारे शेयर सोलोमन के पास, ऑलमोस्ट डिबेंचर सोलोमन के पास। तो सोलोमन खुद क्यों पैसे लेगा? वो अपना फायदा उठा रहे, इसलिए उसको अलग करो और हमारे पैसे चुकाओ। केस कर दिया उन्होंने कोर्ट में। अब आपको क्या लगता है, क्या मिलने चाहिए पैसे, नहीं मिलने चाहिए? केस की सिचुएशन समझो, देखो सिचुएशन समझो। सोलोमन प्लस फैमिली, इन्होंने बनाई एक कंपनी जिसमें सोलोमन के पास, सोलोमन फैमिली मान लो ना, 100% शेयर्स और डिबेंचर्स सिक्योर्ड 10,000 के, और उसके अलावा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर्स, राइट। कंपनी चली गई लिक्विडेशन में, कंपनी ने पहले पे किए डिबेंचर्स जो कि सफिशिएंट नहीं थे, फिर अदर्स की बारी आई तो कंपनी ने 0, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट। अब बताइए, जो अनसिक्योर्ड हैं इन्होंने, अनसिक्योर्ड वालों ने केस फाइल कर दिया कि कंपनी और बाकियों में कोई फर्क ही नहीं है। तो भैया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर चले गए कोर्ट। अब ये चार्ट बाद में नोट कर लेना, ये कोर्ट जाते हैं कोर्ट में और कहते हैं सोलोमन एंड हिज कंपनी आर सेम, सोलोमन एंड हिज कंपनीज आर सेम, सो देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। उन्होंने क्लेम किया, सोचिए कि भैया वो अपने आप को पैसे दे रहा है डिबेंचर होल्डर को, और डिबेंचर होल्डर कौन है? वो खुद है। सोचिए, वो असेट से डिबेंचर पेमेंट कर रहा है, डिबेंचर होल्डर तो वो खुद है। तो मतलब सोलोमन फ्रॉड कर रहा है। उन्होंने कहा, कहते हैं क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है। अब आपको क्या लगता है कोर्ट क्या कहेगा? सोचिए, यहां बच्चों माइलस्टोन होता है ना, एक माइलस्टोन, एक पहचान। ये हिस्टोरिकल केस लो है, इतना पुराना केस लो है, आज भी यूज किया था। इंग्लैंड का केस है, हाउस ऑफ लॉर्ड होते हैं वहां पे, होते थे पहले। उन्होंने कहा कंपनी कम्स इज टू एग्जिस्टेंस आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। कंपनी तब बनी जब रजिस्ट्रेशन हुआ। कंपनी वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कंपनी लीगल तरीके से बनी है, 7 मेंबर है, एक सोलोमन, बाकी उसकी फैमिली मेंबर। चलिए, देयरफॉर कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस है, सेपरेट पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर, एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ कंपनी। कह रहे हैं सोलोमन की कोई गलती नहीं है, सोलोमन शेयर होल्डर है, एंड शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ कंपनी। बच्चों हिस्टोरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लो। अब मेरे को पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो फ्रॉड का केस दिख रहा है साफ। बच्चे अगली क्लास में आपको बताएंगे कि फ्रॉड हो तो क्या होगा, अदरवाइज जनरली लायबल नहीं है। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? कोर्ट ने कहा देयर इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी
and the shareholders can't be held liable for any act of company। यानी कि पहले सिक्योर डिबेंचर की पेमेंट, बच्चों ये आप पढ़ेंगे लिक्विडेशन में कि पहले सिक्योर डिबेंचर की पेमेंट ही होती है, तो वो सही कर रहा है। अब वो खुद है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी नहीं है ना। देखिए एक आदमी जो चाहे शेयर होल्डर है चाहे डिबेंचर होल्डर है, उसकी अपनी पहचान है, और जिस कंपनी की शेयर डिबेंचर है उसकी अपनी पहचान है, तो आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। सोलोमन अलग है, उसकी कंपनी अलग है, राइट। तो यानी कि सोलोमन वर्सेस सोलोमन, सोलोमन एंड सोलोमन में कहा गया कि भैया सेपरेट लीगल एंटिटी है, शेयर होल्डर में किसी भी कंपनी के लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं है। बात समझिए, यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का सारा रोल खत्म हो गया, उनका केस जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, उनके अगेंस्ट डिसीजन दिया गया। अब ये नोट कीजिए चार्ट, अब समझिए इसको, साथ साथ नोट कीजिए, साथ साथ पढ़िए, साथ साथ नोट करते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं और समझते जाएं। चलिए चलिए नोट कीजिए, यहां तक कर लिया तो नीचे वाला कर लीजिए। लिख लिया बच्चों? चलिए देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी, बच्चों एक और केस लो है, इसको लेटर ऑन करेंगे, मिक्स ना हो जाए आपका, ठीक है, थोड़ी देर बाद करेंगे। अगला आता है लिमिटेड बाय लायबिलिटी। देखिए सेकंड फीचर कंपनी की बच्चों जनरली कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब मैं जनरली क्यों बोल रहा हूं, अनलिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है, आप पढ़ेंगे टाइप्स में, देयर कैन बी, बट बहुत रिस्की है, इंडिया में होती नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि कल को कंपनी के शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी रहेगी, मतलब कि कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो शेयर होल्डर से मंगाएंगे, तो शेयर होल्डर कितना पैसा देंगे, जितनी एक लिमिट है, कहते हैं द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज लिमिटेड। आप कहेंगे सर कितनी होती है, देखिए बच्चों लिमिटेड लायबिलिटी दो तरीके से होती है।
एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स। एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में आपकी लायबिलिटी होती है अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। आपको तो पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, तो जितना पेंडिंग है, कोई कॉल पेंडिंग है तो आपकी उतनी लायबिलिटी है। मतलब अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लिख दूं, नो लायबिलिटी इफ शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। अगर शेयर फुल्ली पेड अप हैं, आपने शेयर्स के ऊपर जितने भी कॉल थी, अमाउंट था, सारा पे कर दिया, तो आपकी लायबिलिटी जीरो है। ठीक है, तो यानी कि लिमिटेड बाय शेयर्स में लायबिलिटी उतनी होती है जितना अनपेड अमाउंट। अगर शेयर पे कोई अमाउंट अनपेड नहीं है तो कोई लायबिलिटी नहीं है। फुली पेड शेयर में कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो सर लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? लिमिटेड बाय गारंटी होता है अमाउंट गिवन एज गारंटी इन अंडरटेकिंग। आप एग्रीमेंट साइन करेंगे तो एक अंडरटेकिंग देंगे, लिख कर देंगे, एग्रीमेंट में लिख कर देंगे कि कितना अमाउंट आप गारंटी लेते हैं। तो जितना, मान लीजिए आपने 2 लाख लिखा है तो आपकी 2 लाख तक की जिम्मेवारी है। आपने 1 लाख लिखा है तो आपकी 1 लाख तक की जिम्मेवारी है। जितना अमाउंट आपने अंडरटेकिंग में लिखा है बच्चों, उतने की आपकी जिम्मेवारी है, उससे ज्यादा की नहीं है। यानी कि जैसे पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड होती है, ये क्या है? लिमिटेड। तो अच्छा फीचर है ये, अच्छी इसकी बेनिफिट है। देखिए जल्दी से नोट कीजिए, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है बच्चों, जल्दी से लिखिए। देखिए, limited by share, the liability shall be limited to the extent of unpaid money on shares. In case of company limited by guarantee, the liability is limited to the extent of amount which has been undertaken by company in the event of winding up. जब टाइप्स कराएंगे तो और डिटेल में इसको कराएंगे। थर्ड फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है बच्चों? परपेचुअल सक्सेशन जो परपेचुअली तक चलती रहे। कहता है मेंबर्स के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। देखिए कंपनी की अलग पहचान है तो कंपनी की अलग लाइफ है। कहता है द कंपनी हैज एन indefinite life, independence of its member, जिससे मेंबर के आने जाने का फर्क नहीं पड़ता। बच्चों एक बड़ी अच्छी लाइन है जो आपको याद करनी चाहिए। द मेंबर्स में कम the members may go, but the company shall go on forever। कह रहे मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, मगर कंपनी चलती रहेगी। बच्चों देखिए हमारे देश में
कंपनी बनाने का एक ही तरीका है लो, कानून, और कंपनी बंद करने का भी एक ही तरीका है कानून। कंपनी कानून के द्वारा बनाई जाती है और कानून के द्वारा ही बंद की जाती है। मेंबर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा, अभी आपको अपने ये नोट करिए जल्दी। मेंबर आते रहेंगे, देखिए द कंपनी कैन बी स्टार्टेड एंड इवन शट डाउन ओनली बाय लो। लो के द्वारा ही बनाई जाती है बच्चों, और लो के द्वारा ही बंद की जाती है, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। मतलब सभी मेंबर चले जाएं, आपको तो कंपनी में नए डायरेक्टर आते रहते हैं, नए मेंबर आते रहते हैं, पुराने छोड़ के चले जाते हैं, शेयर्स चलते रहते हैं, बिकते रहते हैं, वो सारी बातें, बात समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल, बड़ा खतरनाक सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए ये कंपनी की मीटिंग चल रही है, सारे मेंबर प्रेजेंट हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ऑल डाइड, सब मेंबर मर गए, सारे मेंबर मर गए कंपनी के। अब कंपनी क्या होगा? हमारा कंपनी तक कहता है कंपनी नहीं मरी, कंपनी इज स्टिल अलाइव। चाहे सभी मेंबर की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, कंपनी खत्म नहीं होगी। कंपनी हैज ए परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी अनंत तक चलेगी। कंपनी बंद करनी है तो बंद करवानी पड़ेगी, अपने आप बंद नहीं होगी। कंपनी लॉ में एप्लीकेशन देके बंद करवा सकते हो, अदरवाइज कंपनी अपने आप बंद नहीं होगी, चाहे कोई मेंबर रहे या ना रहे। कोई रहे या ना रहे, कंपनी चलती रहेगी। दैट इज बच्चों परपेचुअल सक्सेशन। क्या बोलेंगे? परपेचुअल सक्सेशन। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। और भी फीचर्स हैं इसकी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक किए बिना आपको आगे बढ़ने का बेनिफिट ही नहीं है। ये लास्ट वाला पॉइंट नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है जी, चलिए कितने बढ़ोगे? 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, कॉमन सील। बच्चों कॉमन सील एक तरह की कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होती है। ऑफिशियल सिग्नेचर का मतलब स्टैंप होती है। डायरेक्टर्स कोई भी काम, कोई भी एग्रीमेंट करेंगे तो ये बताने के लिए कि वो कंपनी के द्वारा अप्रूव्ड है, उस पर ऑफिशियल स्टैंप लगानी पड़ेगी, कॉमन सील। ठीक है, मतलब कंपनी के नाम से होती है, खाली डायरेक्टर के साइन से काम नहीं चलेगा। कंपनी की एक अलग पहचान है ना, अलग स्टैंप है बच्चों। वैसे अर्लियर इट वाज मैंडेटरी, पहले ये मैंडेटरी थी। मैंडेटरी समझते हैं? कंपल्सरी की होनी चाहिए। बट नाउ
इट इज ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल बन गई है कहीं ना कहीं, मतलब इसके बिना भी काम चल जाता है, बट कहीं ना कहीं ये कंपनी की अलग पहचान है। जनरली लोग आज भी यूज करते हैं और करते रहेंगे, देखिए, क्योंकि एग्रीमेंट पे वैलिडिटी करने के लिए, एग्रीमेंट की लाइक जेन्युइननेस चेक करने के लिए यू नीड स्टैंप, ऊपर आप स्टैंप लगाएंगे तो वो दिखाएगा कि हाँ ये कंपनी के द्वारा अप्रूव्ड है। देन बच्चों, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। बच्चों एक बात बताइए, मैंने एक बार कंपनी के शेयर खरीद लिए, क्या जिंदगी भर मैं उसको लेकर रखूंगा? अगर मैं बेचना चाहूं, अगर मैं ट्रांसफर करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कहता है शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल। अगर आपको लगता है तो आप छोड़कर जा सकते हैं, किसी और को दे दिया। हाउएवर प्राइवेट कंपनी में सम रिस्ट्रिक्शंस हैं, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। वैसे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ प्राइवेट कंपनी में लिटिल बिट रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन है। देखिए अब ये थोड़ी कि मान लो एक बार मैंने कंपनी का शेयर ले लिया और अब आप कहें कि सर जिंदगी भर इसको अपने पास रखना है, तो गलत बात हो जाएगी ना। इसलिए हम कर सकते हैं, शेयर बेचकर जा सकते हैं। लोग, आपने देखा हो कई लोग ऐसे हैं जो कभी किसी कंपनी के शेयर लेते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर किसी और के ले लेते हैं, फिर दोबारा से पहले वाले की भी ले लेते हैं। तो इट्स प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। शेयर्स बेसिकली एक तरह के गुड्स हैं और गुड्स को खरीदा बेचा जा सकता है। ये नोट, जल्दी से नोट करिए, 5 पॉइंट हो गए। एक दो पॉइंट मैं और कराऊंगा, फिर बुक में से हम सारी फीचर्स देखेंगे, ठीक है। These are the main feature: perpetual succession, separate legal entity, common seal, transferability of shares. करिए नोट। चलिए छठा पॉइंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। एक बात बताइए, जब लाइबिलिटी कंपनी की है, शेयर होल्डर की नहीं है, तो प्रॉपर्टी भी अलग है। कहता है कंपनीज प्रॉपर्टी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब मेंबर आकर क्लेम नहीं कर सकता। मेंबर ने शेयर लगाए हैं तो उसको डिविडेंड देंगे, बट वो प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता। सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। जब बच्चों लाइबिलिटी के समय आप कहते हो कि मेंबर की लाइबिलिटी नहीं है, तो भैया प्रॉपर्टी के समय भी मेंबर की प्रॉपर्टी नहीं है। एक और फीचर में लिखूंगा, बाकी हम नोट्स में से करेंगे। कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। बच्चों कंपनी अगर किसी पे केस फाइल करेगी या कोई कंपनी पे केस फाइल करेगा तो डायरेक्टर्स के नाम से नहीं होगा, वो कंपनी के नाम से होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे देखते हैं। जल्दी से बच्चों नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़े। तो 7 फीचर मैंने आपको लिखवाई: इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, transferability of shares, separate property, and can be sued and can sue in its own name. चलिए अब बुक पे वापस जाते हैं। देखिए perpetual succession, an incorporated company never dies except when it was wound up as per law। जब लॉ के हिसाब से बंद करें तो अदरवाइज ये कभी डाई नहीं होती। A company being a separate legal entity is unaffected by death or departure of any member or change of member। मेंबर की डेथ हो, छोड़ के चला जाए, चेंज हो जाए। Even the death of all the shareholder cannot end the life of company which is validly constituted under the law। कह रहा कोई कंपनी वैलिड तरीके से अगर बनाई गई है तो सारे शेयरहोल्डर की डेथ भी इसको खत्म नहीं कर सकती। अकॉर्डिंगली कंपनी एक जूरिस्टिक पर्सन है, जूरिस्टिक मतलब लीगल पर्सन है, and its life doesn't depend upon the life of member। member may come and go but the company goes on।
यानी कि परपेचुअल सक्सेशन मींस एग्जिस्टेंस डजंट कम्स टू एन एंड ड्यू टू चेंज इन मेंबर, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेंटिव ऑफ मेंबर और चेंज इन डायरेक्टरशिप। डायरेक्टर चेंज हो जाए, मेंबर की डेथ हो जाए, मेंबर दिवालिया हो जाए, मेंबर छोड़कर चला जाए, नया आ जाए, पुराना चेंज हो जाए, डजंट अफेक्ट द कंपनी एट ऑल। कॉमन सील, नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का माइंड्स ब्रेन नहीं है, डायरेक्टर काम करते हैं, कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर हैं, ठीक है। मगर ये अंडरलाइन कीजिएगा, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमन सील हैज मेड ऑप्शनल, हैज बीन मेड ऑप्शनल, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर अब ये एक नया पॉइंट है, अगर कॉमन सील नहीं है तो डॉक्यूमेंट कोई भी 2 डायरेक्टर साइन करेंगे और कंपनी सेक्रेटरी इफ एनी, अगर है तो CS आप लोग, राइट। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी में फ्रीली आप बेच सकते हो, पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो सकती है, अनलिस्टेड हो सकती है, अनलिस्टेड है तो आप ओपनली बेच सकते हो, लिस्टेड पे तो स्टॉक एक्सचेंज पे बेच सकते हो। प्राइवेट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अप्रूवल लेना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। देन अगला है बच्चों सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी बीइंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी इट कैन बाय एनी प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, फर्दर ए कंपनी बीइंग ए लीगल पर्सन एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर इज कैपेबल ऑफ ओइंग, इंजॉइंग, डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी। ओन करना, यूज करना, एंजॉय करना, डिस्पोज का मतलब सेल करना, कंपनी अपने नाम से सेल भी कर देगी बच्चों। देयरफॉर नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कंपनी जब तक जिंदा है आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, कंपनी कल को बंद होगी, वाउंड अप होगी तो फिर तो प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी ना मेंबर्स के पास, ठीक है। ये केस हुआ था बच्चों RF पैरामल वर्सेस एच जॉन डियवन। नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग इन एग्जिस्टेंस और इवन वाइंडिंग अप। मेंबर का इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर ना, वाइंडिंग अप के समय लिक्विडेटर बेचेगा और पैसे बांट देगा। एक और केस है बच्चों, ये मैं चाहता हूं आप खुद पढ़ें, रीड योरसेल्फ, और कोशिश करना इसका चार्ट या टेबल बना के मुझे शेयर करना, मैं चेक करूंगा। कैपेसिटी टू बी स्यूड एंड स्यू, कंपनी स्यू कर सकती है, कोई कंपनी पे स्यू कर सकता है ओन नेम पे, सभी केस कंपनी के खुद के नाम से चलाए जाएंगे, सिंपल। 2 फीचर और हैं बच्चों जो लिखवाई नहीं मगर करते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर से अलग है, इसलिए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। मतलब कंपनी को किसी के साथ कोई भी काम करना है तो कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए अब मिस्टर राम ने कोई काम करना है किसी के साथ तो मिस्टर राम उसका कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मिस्टर राम के नाम से होगा, मगर कंपनी की सेपरेट एंटिटी है तो कंपनी का कंपनी के नाम से होगा। अच्छा जी, और कम देखिए टोट, देखिए मैम आपको याद है हमने लो टोट, तो सेम वही, अगर टोट किसी ने कंपनी के अगेंस्ट किया है तो मेंबर केस नहीं करेगा और ना उसके ऊपर केस होगा। मतलब कंपनी खुद केस कर सकती है और कोई कंपनी के ऊपर केस कर सकता है और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है। वैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि कंपनी के बिहाफ में मेंबर ही तो एंटर करेगा, डायरेक्टर, बच्चों करेगा खुद डायरेक्टर ही, मगर वो नाम किसका आएगा, कंपनी का। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, देखिए बच्चों कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट है, MOA AOA। कंपनी के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के द्वारा किसी भी कार्य के लिए मेमोरेंडम एक लिमिट है, जो काम मेमोरेंडम में लिखा है वही कर सकते हैं। कंपनी को पावर मिलती है मेमोरेंडम में जो कि रजिस्ट्रार ROC के पास, ROC का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, फाइल होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है उसमें, मैं आगे क्लोज में बताऊंगा, उसमें लिखा होता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है। कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है, कंपनी कोई और काम नहीं कर सकती, राइट। तो ये बच्चों फीचर्स हैं कंपनी की। 1 मिनट के लिए ऊपर इंट्रो भी देख लेते हैं, हमने रीड नहीं किया। कंपनी बच्चों लैटिन वर्ड है कॉम विद टुगेदर, पनिश मतलब ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी, मिलकर ब्रेड कमाना, राइट। मिलकर ब्रेड कमाना मतलब जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, दैट बिकम कंपनीज। एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बड़े ध्यान से 1 मिनट जो कराया है। आज हमने कंपनी पढ़ा, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस था सोलोमन वर्सेस सोलोमन का, फिर बाकी फीचर्स हमने पढ़ी।
देखिए एक बार, एक केस मैंने स्किप कराया और एक आपको पढ़ने के लिए दिया, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए डेफिनेशन कवर होगी ना, एसोसिएशन, रजिस्टर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, वो सारी बातें बच्चों कवर हो गई, ठीक है। एक बार रीड कीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। आज के लिए बच्चों इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम। इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो बताइए। बाय बाय।